अभी तक के चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कवर किया था सेक्शन 139, सेक्शन 140, 141 एंड वी हैड आल्सो कवर्ड सेक्शन 142, करेक्ट। जिसमें हमने यहाँ पे देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, सेक्शन पूरा 139 हमने यहाँ पे कवर किया था। इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, इनफैक्ट रोटेशन ऑफ ऑडिटर। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी को भी कवर किया था, राइट। फिर हमने सेक्शन 140 के अंदर रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर और कहाँ कहाँ पे स्पेशल नोटिस आएगा, तो ये वाला चार्ट था जो अभी लेक्चर के जस्ट पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे एग्जाम क्वेश्चन को, तो ये पूरा सीक्वेंस रहेगा उसमें, राइट। फिर हमने यहाँ पर चेक किया था आगे section 141 in which we had discussed the eligibility, the qualification and the disqualification of the auditor, right। and इसके बाद हमने रेम्यूनरेशन को डिस्कस करके रखा था। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पोर्शन किया है। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 143 से लेके सेक्शन 148 तक के सारे प्रोविजंस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बताया हुआ है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर्स एंड ऑल्सो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा आपको? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सॉरी अकाउंटिंग नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाएगा? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विल बी फॉर्म्युलेटेड बाय द ICAI, correct, and thereafter it will be approved or sanctioned by the NFRA, National Financial Reporting Authority of India। जब हम चैप्टर नंबर 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो नाफरा के बारे में और डिटेल में आएगा। हालांकि मैंने आपको ब्रीफ आइडिया इसके बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर दे दिया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पावर्स एंड ड्यूटीज। तो ड्यूटीज में क्या हो गया, यहाँ पे ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, मैंडेटरी। और पावर्स में आपके पास एक तरीके से आपको एक राइट दिया गया है कि ऑडिटर इन इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सकता है, इन इन चीज़ों के बारे में क्लाइंट से पूछ सकता है, और क्लाइंट के पास ऑप्शन नहीं होगा, उसको ऑडिटर को इन सब के बारे में अपडेट करना पड़ेगा। अब इसमें आपको क्या बताया हुआ है? द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल हैव द राइट, तो ये देखिए ये यहाँ पे पावर्स के बारे में बात हो रहा है। शैल हैव द राइट टू एक्सेस एट ऑल द टाइम्स, right, the books of accounts and the vouchers of the company whether kept at the registered office of the company or at any other place। चलिए पहले तो ये इतना पॉइंट देखते हैं। फिर आता है and shall be entitled to require from the officers of the company such information and explanation। so उसके पास एक और राइट है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन का, और एक मैंने आपको बताया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एक्सेस का, एंड ऑल्सो द वाउचर्स ऑफ द कंपनी, as he may consider for the performance of his duties as the auditor and amongst the matters inquire into the following matters। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आ रहा है। तो अगर आप देखो सेक्शन 143 के अंदर, तो सेक्शन 143 में आपको ऑडिटर को यहाँ पे 3 राइट्स दिया जा रहा है, करेक्ट। एक राइट आपको यहाँ पर किस चीज का दे रहा है? वो एक राइट में वो आपको बता रहा है दैट द ऑडिटर विल हैव द राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, करेक्ट। सो ही हैज द राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, दूसरा राइट अगर आप देखो तो यहां आपको वो दे रहा है दैट ही कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड द एक्सप्लेनेशन। तो अगर ऑडिटर मांगेगा कोई भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन तो उसको वो एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तीसरा उसके पास यहां पे आपको क्या बताया हुआ है? ही विल ऑल्सो हैव द राइट टू इंक्वायर। अब इंक्वायर में यहां पर आपको 6 चीजें देगा, ABCDEF, 6 चीजें हैं इंक्वायर में, ये 6 चीजें। अब आप ध्यान रखना जहां पर मैं ये दो आपको बोल रहा हूं कि ये ऑडिटर का राइट है, ये जो 6 चीज बताया है ना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको ये इंक्वायर करना ही पड़ेगा। विनीत ने यहाँ पे पूछा है सर व्हाट इज वाउचर। तो वाउचर बेसिकली क्या होता है, आप लोग ऑडिट के अंदर भी इसको पढ़ोगे वाउचर, और वहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का। वाउचर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। वाउचर इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। मैं पीवीआर में गया और मैं पिक्चर देख के आया हूं,
क्या प्रूफ होगा उसका? तो मेरे पास वो टिकट होगा, और वो टिकट दिखा के मैं बोल सकता हूँ कि ये देखो दिस इज अ वाउचर। मैं कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसका बिल मेरे पास है, वो बिल भी क्या है? वो वाउचर है। मैंने किसी को सैलरी पे किया, तो जो सैलरी स्लिप है या जो बैंक स्टेटमेंट है, क्रेडिट जो मैं उनके अकाउंट में हुआ है, वो यहाँ पे वाउचर है। आ रहा है आपको समझ में? राइट। सो एनी डॉक्यूमेंट, तो वाउचर्स मतलब अगर आप ऐसे मत बोलना वाउचर इज बिल या रिसिप्ट। रिसिप्ट, बिल, ये सब क्या है? सब वाउचर्स है। ठीक है। सो बेसिकली कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ कर दे कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था, उसको हम बोलते हैं वाउचर। तो सपोज अब ये पूरा यहाँ पे क्यों आता है, जब आप ऑडिट पढ़ोगे तो आप इसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बट एक सिंपल, आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखो, ये सपोज करो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और मैंने यहाँ पे लिखा है टू सैलरी, और मैंने यहाँ पे सैलरी लिख दिया लेट्स से 5 लाख रुपीज, मैंने 5 लाख रुपए का सैलरी दिया है। तो अब ऑडिटर यहाँ पे क्या बोलेगा, या लेट्स से मैं यहाँ पे बोलूंगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, करेक्ट, 2 लाख रुपया। तो ऑडिटर क्या बोलेगा कि आपका ये 2 लाख का प्रिंटिंग का खर्चा हुआ है, इसका प्रूफ क्या है? मैं कैसे मान लूं कि आपका 2 लाख का प्रिंटिंग का खर्चा हुआ है? हो सकता है आपका खर्चा 2 लाख का नहीं हुआ हो, आपका खर्चा सपोज 10,000 रुपए का ही हो, आप जबरदस्ती ये एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट कर रहे हो। अब कोई एक्सपेंसेस को क्यों इन्फ्लेट करेगा? क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ा दो तो आपका इनकम कम हो जाता है और उसके ऊपर आपको टैक्स कम देना पड़ता है, तो आप ऐसा कर रहे हो। तो आप क्या बोलोगे, नहीं देखो ये जो मेरा प्रिंटर वाला है, ये प्रिंटर वाले ने मेरे को बिल दे दिया है। देखो ये जो प्रिंटर वाला है, इस प्रिंटर वाले को देखो मैंने जी पे किया था, और ये गूगल पे का मेरे पास रिसिप्ट है। ये जो प्रिंटर वाला है, इस प्रिंटर वाले को मैंने देखो ये चेक पेमेंट किया है, और ये चेक का कॉपी है, और मेरे बैंक अकाउंट के अंदर इसका डेबिट भी है। तो आप देख लो, तो ये सब क्या हो गए? आपके वाउचर हो गए। राइट। तो ऑडिटर को ये सब चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करना था। जब आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा, तो आपका ऑडिट मतलब बेसिकली योर इंटर्नशिप वुड स्टार्ट विद दिस प्रोसेस ओनली, दैट इज कॉल्ड एज वाउचिंग। आई एम श्योर अभी तो आप लोगों का ट्रेनिंग शुरू नहीं हुआ होगा। हाँ, प्रूफ, प्रूफ बेसिकली प्रूफ होना पड़ेगा। राइट। अब आप यहाँ पे जैसे बताओगे कि सैलरी 5 लाख रुपए का है, तो वो आप बेसिकली क्या करोगे? आप पता करोगे कि अच्छा 5 लाख की सैलरी दी है, ओके, आपके कितने एम्प्लॉयज़ हैं? वो बोलेगा मेरे 3 एम्प्लॉयज़ हैं। अच्छा 3 एम्प्लॉयज़ को आप कितना पे करते हो? बोलेंगे यार हम तो अपने 3 एम्प्लॉयज़ को महीने का 20,000 रुपया देते हैं, 20,000 पर मंथ। अच्छा, तो इसको आप इंटू 12 करोगे, तो आप ये देखो कुछ कैलकुलेशन बैठ रहा है गड़बड़, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। सर आपका सैलरी तो 7,20,000 होना चाहिए था, या आपने 5 लाख का सैलरी क्यों दिया? क्योंकि आप बता रहे हो आपके पास 3 एम्प्लॉयज हैं जिनको आप 20,000 रुपया महीने का पगार देते हो, और 12 मंथ्स के लिए आपने उनको सैलरी पे किया, तो 7,20,000 होना चाहिए। तो आपने सैलरी को 5 लाख क्यों दिखाया? अब देखो, कोई भी इंसान अपने एक्सपेंसेस को कम क्यों दिखाएगा? ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। प्रॉफिट ज्यादा हो जाए तो वो ऐसा शो कर सके कि देखो मैं कितना प्रॉफिटेबल कंपनी हूँ। एनीवे, यहाँ पर फिर आप क्या करोगे? एक्सप्लेनेशन मांगोगे कि भाई ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब ये ऐसा मिसमैच क्यों आ रहा है। तो फिर आपको वो बताएगा कि हमने कुछ एम्प्लॉयज को साल के बीच में अपॉइंट किया था। एक एम्प्लॉय जो था उसने शायद कुछ महीनों के लिए छुट्टी ले ली थी, करेक्ट, वो छुट्टी पे था, तो उस टाइम पर हमने उसको पे नहीं किया था, ये पेड लीव था, अनपेड लीव था उसका। राइट। सर इफ रफ पेपर को बिल बना दिया, तो ये आप अपने सीए के इंटर्नशिप में सीखोगे। ठीक है, कि बिल कैसे बनता है, क्या बिल होता है। राइट, ऑल दोज थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न देयर। राइट। रफ पेपर को बिल बनाना, देखो प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो वो रफ पेपर के बिल को काउंट नहीं किया जाएगा। आइडियली अगर आप देखो, लीगली अगर आप देखो, ये रफ पेपर को बिल, ऐसे तो फिर मैं प्रिंटिंग का यहाँ पे 2 करोड़ का बिल बना दूं, राइट, और मैं दिखा दूं मुझसे ज्यादा गरीब आदमी कोई है ही नहीं, इतना लॉस हो चुका है मुझे। राइट। सो ऐसा चलता नहीं है। ऑब्वियसली वो ऑथेंटिक बिल्स होते हैं, कुछ अगर गड़बड़ बिल रहेगा। देखो नेमिन, मैंने आपको बताया ना, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, जैसे ये दो में गैप है ना, वैसे ही ये आप थियोरेटिकल जो पढ़ते हो अपने क्लासरूम में, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट,
और ये जो प्रैक्टिकली ऑडिट होता है, ये डिफरेंस है। मुझे भी ऐसा लगता था कि ऑडिट में जाएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर बहुत कुछ डिफरेंस होता है। आप थियोरेटिकल जो पढ़ते हो और जो प्रैक्टिकली आप पढ़ते हो, इसका ये रीजन नहीं है कि हर कोई गोलमाल करता है वहां पे, ठीक है, हर कोई झोल करने वाला नहीं है, बट देर आर सो मेनी प्रोविजंस विच आर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट एनीवे आप इस तरह से करके एक्सप्लेनेशंस वगैरह मांगोगे, जो वाउचर्स वगैरह होंगे आप उनका एक्सप्लेनेशन मांगोगे, एंड यू विल गो हेड विद दिस। आप बताइए, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ आपको? अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट, इसके ऊपर आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। यहां देखो मैंने आपको लिखा है ऑल द टाइम्स। अच्छा, ऑल द टाइम्स मतलब मैं रात को 2 बजे कॉल करके क्लाइंट को बोलूं, ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके आओ, मुझे बताओ ये वाउचर कहाँ से आपका मैच नहीं कर रहा है, मुझे बिल चाहिए। रात को 2 बजे कॉल करके आपको मैं बोल सकता हूं ऐसा? सनराइज टू सनसेट। अच्छा सनराइज टू सनसेट, तो यहां पर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ठीक है, या ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। संडे को सुबह सुबह 7 बजे कॉल करके, यार वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे बराबर मेरे को मिल नहीं रहा है, आई नीड एक्सप्लेनेशन, हाजिर हो, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन बाद में देखा जाएगा, राइट, पहले ऑडिटर को हम देखेंगे, फिर उसके रिमूवल के प्रोविजन को देखेंगे। एडीटी टू तो सब बाद में आएगा, ओके। अरे वो तो बाद में फाइल करोगे, पहले तो ऑडिटर का क्या करोगे वो सोचो ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि पब्लिक हॉलिडे है, संडे है, या आफ्टर ऑफिस आवर्स है, ऑडिटर बोल रहा है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करना है, तो क्या वो कर सकता है? तो इसका आंसर होगा नो, आप नहीं कर सकते। इफ यू हैव टू एक्सेस, डेफिनेटली ऑडिटर हैज द राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल द टाइम। ऑल द टाइम का मतलब यहाँ पे रीजनेबल है। वो बोलते हैं ना फ्री का है, पर फ्री में भी वो फेयर यूसेज पॉलिसी आ जाता है ना, अनलिमिटेड, बट अनलिमिटेड के अंदर भी फेयर यूसेज पॉलिसी है। तो यहाँ पर ये फेयर यूसेज पॉलिसी का बात हो रहा है, ओके। बाय द वे व्हेन आई वाज इन कॉलेज, एयरटेल ने उस टाइम पे ये नया नया लीज लाइन निकाला था, और उन्होंने ऐसा कुछ तो बनाया था कि 1599 का आपको प्लान है, एंड उसमें अनलिमिटेड इंटरनेट आपको मिलेगा। मेरे को सेकेंड मंथ में एयरटेल से कॉल आ गया था और उन्होंने बोला था, डूड समथिंग कॉल्ड एज फेयर यूसेज पॉलिसी इज ऑल्सो एप्लीकेबल व्हेन इट कम्स टू अनलिमिटेड, क्योंकि आपने अपने अनलिमिटेड के लिमिट को भी एग्जॉस्ट कर दिया। बिकॉज 2 महीने तक मैंने मेरा डेस्कटॉप सिस्टम बंद नहीं किया था, एंड कॉन्स्टेंटली उसमें कुछ मैं डाउनलोड करे जा रहा था, एंड बहुत सारे ये, उस वक्त टॉरेंट नया नया आया था, तो मैं और मेरा फ्रेंड हम बहुत सारे मूवीज़ को डाउनलोड करते थे वहाँ पे, गेम्स को डाउनलोड करते थे प्लान करके। तो हमने शायद 2 महीने के अंदर कुछ 350 GB डाउनलोड कर लिया था। तो फिर एयरटेल का फ़ोन आया था हम दोनों को ही कि आप लोगों ने अपने अनलिमिटेड के लिमिट को भी क्रॉस कर दिया है, थोड़ा तमीज़ में रहो राइट, फेयर यूसेज पॉलिसीज एप्लीकेबल। तो यहाँ पर भी याद रखना, ऑडिटर को भी ऐसा ही बोला जाएगा, बॉस ऑल द टाइम्स बट फेयर यूसेज पॉलिसी इज एप्लीकेबल। गाइस, इज दिस क्लियर? ध्यान रखना, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा, हो सकता है ऑडिट में मिले, हो सकता है कंपनी लॉ में मिले, बट ये चीज देखना। और क्वेश्चन भी इस तरह से होगा कि ऑडिटर वहां पे पब्लिक हॉलिडे के दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करना चाहता है और क्लाइंट उसको मना कर दिया। आप बताइए यहाँ पर क्या क्लाइंट उसको मना कर सकता है? तो आंसर होगा यस, वो कर सकता है, बिकॉज फेयर यूसेज पॉलिसी। एनीवे, तो ये दो तो राइट है। अब आ रहा है इंक्वायरी। ये देखो, ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये इंक्वायरी के ऊपर आ रहा है। ये इंक्वायरी का क्या पॉइंट है कि ऑडिटर यहाँ पे, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर कि ऑडिटर ये 6 चीजों के बारे में इंक्वायरी करेगा, ABCDEF, ये 6 चीजों के बारे में इंक्वायरी करेगा। अगर ये सब चीजें सब बराबर है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर ये 6 चीजों में कोई भी एक चीज गड़बड़ मिलेगा, तो ऑडिटर उसको क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। आप बताओ, करेक्ट? करेक्ट। अब इसमें क्या क्या है, देखिए, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पे ऑडिटर को चेक करना है कि कंपनी ने
जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, ध्यान रखना, इट इज नॉट लोन्स एंड एडवांसेस टेकन बाय द कंपनी, द लोन्स एंड एडवांसेस विच आर मेड बाय द कंपनी on the basis of security, okay, have been properly secured, and whether the terms on which they have made are prejudicial to the interest of the company or its member. अब इसका क्या मतलब हो गया, कंपनी ने लोन दिया है, क्या वो लोन प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं, और क्या सिक्योरिटीज आपने वहां पे लेके रखा हुआ है, इसके अलावा टर्म्स ऑफ द लोन। ध्यान रखना, इन सब के ऊपर इंडिपेंडेंटली आपको क्वेश्चन मिल सकता है। जैसे कंपनी ने किसी को लोन दिया और उस लोन के ऊपर कंपनी 2% इंटरेस्ट ही चार्ज कर रहा है। नाउ प्रॉब्लम क्या है, कंपनी के अंदर मतलब मार्केट में अगर आप देखोगे तो इस टाइप के लोन के ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट रेट लगेगा। वो आपको बोलेगा SBI बैंक रेट इज 10%, हाउएवर कंपनी इज चार्ज ओनली 2%। तो ऑडिटर यहाँ पे ये बोलेगा कि नो, द टर्म्स ऑफ द लोन इज व्हाट इट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट। प्रेजुडिशियल का क्या मतलब होता है, कंपनी के फेवर में नहीं है, कंपनी के लिए खराब है, हानिकारक होना, ठीक है, prejudicial. So this is prejudicial to the interest of the company. Similarly, कंपनी ने अगर किसी को लोन दिया, वो लोन सिक्योर्ड नहीं है, वो लोन अनसिक्योर्ड है, बहुत सारे लोगों मतलब जिनको भी लोन दिया है, तो यहाँ पर आप बोलोगे अगेन दिस लोन इज नॉट सिक्योर्ड, इट इज ऑल्सो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कल को जो बोरोवर है वो पैसा लेके भाग जाए तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कंपनी के पास, ठीक है। तो ये पॉइंट आता है। आगे आप देखिए, वेदर the transaction of the company which are represented merely by the book entries are prejudicial to the interest of the company or not। तो इसका क्या मतलब हो गया कि कंपनी में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ बुक एंट्री होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो मेयर बुक एंट्री वाले ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? What are the transactions which are represented merely by the book entry? ट्रांजैक्शंस विच आर रिप्रेजेंटेड मियरली, बिल्कुल सही, सलोनी ने यहाँ पे आंसर किया, यश ने भी आंसर किया, डेप्रिसिएशन। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इस टाइप के जो आपके ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, क्या ये ट्रांजैक्शंस गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, आपने गलत तरीके से तो कुछ यहाँ पे चार्ज नहीं कर दिया। जैसे और एक आता है राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और राइटिंग ऑफ द बैड डेट्स एंड ऑल, तो ये सब कहीं प्रेजुडिशियल तो नहीं है। इसके अलावा अब ध्यान रखना, यहाँ पे आपको बता रहा है अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो या फिर आप एक बैंकिंग कंपनी हो तब तो बात कुछ और है। क्यों बात कुछ और है अभी आप समझ जाओगे। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो, आप एक बैंकिंग कंपनी नहीं हो, और आपने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, आपने कोई डिबेंचर्स परचेज किया है, या आपने कोई भी और अलग दूसरे सिक्योरिटीज को परचेज किया था जिसको कि आपने बेचा है एट अ प्राइस लेस देन एट विच दे वर परचेज्ड। सो द सिक्योरिटीज परचेज्ड बाय द कंपनी विच हैव बीन सोल्ड एट लोअर देन द कॉस्ट प्राइस, इन दैट केस ऑडिटर को उसको भी रिप्रेजेंट करना, यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। बट अगर ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है या फिर एक बैंकिंग कंपनी है तब तो बात कुछ और है। अब ये दो एक्सेप्शन इन दोनों के लिए क्यों क्रिएट किया, बोले यार देखो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अब इन्वेस्टमेंट कंपनी का तो काम ही यही है, इन्वेस्टमेंट्स को परचेज करेगा बेचेगा, सिक्योरिटीज को परचेज करेगा बेचेगा, इट्स ओके। बैंकिंग कंपनी का भी यही काम रहता है, सो देन इट इज ओके। बट अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी, बैंकिंग कंपनी, अगर वो किसी भी सिक्योरिटी को परचेज करते हैं और उसको बेचते हैं लेस देन द कॉस्ट प्राइस, तो ऑडिटर को यहां पर उसको रिपोर्ट करना होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, फिर आप देखिए, ऑडिटर को यह भी देखना होगा कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने दिया है क्या उसको डिपॉजिट्स की तरह तो उन्होंने शो नहीं कर दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, loans and advances made by the company have been shown as deposits, इसका क्या मतलब हो गया, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये है ए, ए ने कुछ पैसे बी को दिए हैं, मुझे बताओ इन रिटर्न बी को इंटरेस्ट पे करना चाहिए कि नहीं?
बी को इंटरेस्ट पे करना चाहिए कि नहीं? हाँ, यूजुअली देखो तो हाँ। अब मैं आपको बोलता हूं, ये अगर मैंने लोन दिया है तो यस इंटरेस्ट पे करना चाहिए। पर मैं बोलता हूं बी ए का लैंडलॉर्ड है, और आप देखो आप में से अगर कोई रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है, या आप रेंटेड प्रेमाइसेस को कभी भी आपने मतलब हायर किया हो, ठीक है, लीज पे लिया हो, तो आप वहां पर क्या करते हो, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो, यस और नो? आपने ये सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, अब क्या इस सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा? आंसर इज नो। करेक्ट। मैंने अपने लैंडलॉर्ड को जो इस अपने घर के लिए एडवांस पे करके रखा हुआ है, ठीक है, एक अमाउंट मैंने उनको एडवांस दे के रखा हुआ है एज डिपॉजिट, क्या वो डिपॉजिट पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है? आंसर इज नो। 5 साल हो गए, दैट इज अ इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट विच आई हैव गिवन टू हिम, राइट? तो ये वाला पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि अगर कंपनी ने लोन वगैरह दिया है तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया या डिपॉजिट शो किया तो नहीं मिलेगा। डिपॉजिट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से एडवांस ऑल्सो। आप सामान खरीद रहे हो, उसके लिए आप एडवांस पे करते हो, तो क्या एडवांस पे आपको कोई डिपॉजिट मिलता है? कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलता है? आंसर इज नो। तो ये पॉइंट यहां पर आपको देखना होगा कि कंपनी ने लोन दिया है और लोन को कैसा शो करके रखा हुआ है, डिपॉजिट की तरह, तो यहां पर फिर से क्या हो सकता है, मैन्युपुलेशन हो सकता है। आया समझ में गाइस? ये पॉइंट आया समझ में? राइट, करेक्ट। तो ये भी ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंपनी ने लोन दिया है उसको तो आप देखोगे ही, लेकिन जो कंपनी ने यहाँ पे लोन दिया, जिसको लोन की तरह नहीं लेकिन उसको डिपॉजिट की तरह दिखाया, उसको भी चेक करो और आइडेंटिफाई करके बताओ। इसके अलावा क्या कंपनी में जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उसको रेवेन्यू की तरह तो चार्ज नहीं कर दिया? यूएस गए थे डायरेक्टर्स मीटिंग करने के लिए, अब डायरेक्टर अकेले गए, लेकिन डायरेक्टर ने अपने साथ वाइफ और सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 दोनों को लेकर गए। अभी बताओ, चारों का खर्चा कंपनी के अकाउंट में डाल दिया। मुझे बताओ, इज इट करेक्ट और इज इट रॉन्ग? डायरेक्टर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बच्चे हॉलीवुड घूम रहे हैं, ठीक है ना, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट यू आर चार्जिंग पर्सनल एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू विच इज लीगली इनकरेक्ट। तो यहाँ पर ऑडिटर को ये भी चेक करना होगा कि यार ये तो खुद का खर्चा है, पर्सनल खर्चा, आपका एक्सपेंस कंपनी उठाएगा, पर ये जो बच्चे वहां पे हॉलीवुड और डिज्नीलैंड में घूम के आए, उसका पैसा कंपनी क्यों देगा? उसके लिए तो आपको अपने जेब से पैसे देने होंगे, दैट इज नॉट रेवेन्यू। तो ये यहाँ पर चेक करना होगा। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने वेयर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी दैट एनी शेयर्स हैव बीन अलॉटेड फॉर द कैश, ठीक है, तो क्या एक्चुअल में वो कैश आपको रिसीव हुआ भी है या नहीं? और इसके अलावा अगर कैश वहां पे रिसीव नहीं हुआ तो व्हाट इज द पोजीशन एज स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इन द बैलेंस शीट? क्या वो करेक्ट है, रेगुलर, एंड इट इज शुड नॉट बी मिसलीडिंग, राइट? सर इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करे तो किस चीज का, कि डायरेक्टर के फैमिली को भी घूमना फिरना, तब भी इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली वो पर्सनल एक्सपेंस हो गया। हाउ विल यू जस्टिफाई डायरेक्टर फैमिली ट्रैवल जो उसका रहेगा? या तो ऐसा हो कि वो ऑथोराइज किया जाए, या तो ऐसा हो कि वो उसको ऑथोराइज किया जाए परक्यूजिट्स की तरह। देयर इज इन इनकम टैक्स एक्ट आपने देखा होगा, सैलरी हेड के अंदर एलटीसी मिलता है, राइट? अगर एलटीसी और है तब तो अलग बात है, बट अगर एलटीसी वगैरह नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट अलाउड, ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, राइट? तो यहाँ पर वही आता है कि अगर आपने शेयर्स को इशू किया था फॉर कैश, तो क्या आपको कैश एक्चुअल में मिला या नहीं मिला? अगर कैश नहीं मिला तो फिर आप उसके लिए यहाँ पर उसको चेक करोगे कि बैलेंस शीट में आपने उसको किस तरह से शो करके रखा है, कॉल्स इन अरियर्स की तरह आप दिखाते हो, तो वो सारा पोजीशन आपको दिखाना होगा। तो ये 6 चीजें तो ऑडिटर की ड्यूटी है, ऑडिटर को चेक करना होगा कि ये सब चीजें हैं या नहीं, और अगर नहीं तो फिर ऑडिटर यहाँ पर क्या बोलेगा कि भाई गड़बड़ छे, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। ओके, तो ये 6 चीजें यहाँ पे ऑडिटर की ड्यूटी है। इसके अलावा अच्छा, ये पॉइंट और देख लेना, इसके ऊपर भी कई बार इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको मिल जाएगा। ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विच इज होल्डिंग कंपनी, the auditor will also have the right to access all the records of the
subsidiary company and also the associate company, right? लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको पता होगा कि अगर एक होल्डिंग कंपनी है, उस होल्डिंग कंपनी को दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। हालांकि हमने सेक्शन 129 अभी तक किया नहीं है, व्हेन वी विल डू वी विल गेट बैक टू दिस अगेन। बट आपने अकाउंट्स में शायद अगर कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स आपने पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि हर कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होता है। दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बनाता है, एक वो बनाएगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और एक वो बनाएगा यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसमें एच लिमिटेड होगा, एस लिमिटेड होगा और ए लिमिटेड होगा। होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट तीनों मिलकर आप यहाँ पे बनाएंगे। तो अब ऑब्वियस सा बात है, जब ऑडिटर स्टैंड अलोन बैलेंस शीट का ऑडिट करेगा तो उसके लिए तो उसको होल्डिंग कंपनी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इंफॉर्मेशन इन ये सब चीज़ें चाहिए होगी। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को वो चेक करेगा तो उसको ये देखना होगा कि सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी से भी उसको इंफॉर्मेशन मिले। सो इन दैट केस ऑडिटर इज गोइंग टू इशू टू ऑडिट रिपोर्ट, वन ऑडिट रिपोर्ट ऑन द स्टैंड अलोन एंड अनदर ऑन द कंसोलिडेटेड। सो ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट उसको यहाँ पर इन सब का एक्सेस बाय डिफॉल्ट दिया जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, आप में से कितनों ने ऑडिट रिपोर्ट कभी पढ़ा है? कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा है? हैव यू रेड इट? हैव यू रेड इट? ओके, मैं आज एक काम करूंगा, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, ठीक है? 2 या 3 पेज का आपका ऑडिट रिपोर्ट रहेगा। जस्ट रीड दैट ऑडिट रिपोर्ट, आपके पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है? एंड लेट माय कंपनी लॉ सेशन गेट ओवर। हम एक दिन एक स्पेशल सेशन रखेंगे जिसमें हम कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को एनालिसिस करेंगे कि देखो हमने जो पढ़ा है। स्पेशली आपका जो चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 के बहुत सारे प्रोविजंस आप अपने एनुअल रिपोर्ट में देख सकोगे। हम उसको डिस्कस करेंगे कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर देखो ये चीज़ें हैं कि नहीं है, ठीक है? जो हमने पढ़ा है सेक्शन 129 से लेके 138 तक, क्या वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है या नहीं? आज मैं आप लोगों को एनुअल रिपोर्ट सेंड कर दूंगा, ठीक? ओके, लेट्स सी। द ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, द ऑडिटर रिपोर्ट विल बी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्या आप लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ लिया? व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट? आपने इसको पढ़ा है? देखो, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या रहता है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे मैं आपको ऑडिट नहीं पढ़ा रहा, बट आई कैन जस्ट गिविंग यू। ये मैंने ऐसे पढ़ा था इसलिए मुझे याद है, ये आज तक याद है। सी, टी स्टैंड्स फॉर तितली, सॉरी टाइटल। टी स्टैंड्स फॉर टाइटल। what will be the title of the audit report? It is going to be audit report. Okay, फिर आता है A. A is addressed to. So the audit report will be addressed to, ऐसे लिखा रहेगा, to the members, और जो भी यहाँ पर कंपनी का नाम होगा। ओके, सो द ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस्ड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। फिर आई आता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पैरा। Now what do you mean by introductory para? Introductory para में वो बताएंगे we are the auditors of the financial statement, right, for your company and we will do the audit for the financial year blah blah blah, and वो सब चीज़ें आप अपने बारे में पूरा बताओगे। M stands for the management responsibility। आप बोलोगे देखो हमारा काम बैलेंस शीट बनाना नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना नहीं है, वो बनाने का काम किसका है? मैनेजमेंट का है। तो मैनेजमेंट के दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वन इज द प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स बराबर हो जिससे फ्रॉड एंड एरर नहीं हो। तो ऑडिटर भाई तुम्हारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर बोलेगा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव द इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? और ये ओपिनियन देने के लिए मैं किसका सहारा लूंगा? मैं लूंगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का सहारा। सो माय एंटायर ऑडिट प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू द
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर आप यहाँ पर क्या दोगे, अपना ओपिनियन दोगे कि सब कुछ बराबर है या नहीं है। ओपिनियन के साथ में आप उसका रीज़न भी दोगे। और डीपीएस इज अपना वेरी सिंपल, दिस इज डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर। और ये आपका ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट हो गया एज पर SA 700। सॉर्टेड, याद रहेगा अभी, अभी नहीं भूलोगे, टाइम आउट डीपीएस, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखना, वाई द ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस टू, मतलब द एंटायर लॉजिक मैंने आपको ये जो पूरा बताया, आप ये देखो, वाई द ऑडिट रिपोर्ट इज एड्रेस टू द मेंबर्स, जबकि देखो ऑडिटर से मेंबर्स तो इंटरैक्ट भी नहीं करते ज्यादा। ऑडिटर से कौन इंटरैक्ट करता है, डायरेक्टर ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं। पर फिर भी ये ऑडिट रिपोर्ट किसको जाएगा, द ऑडिट रिपोर्ट विल बी गिवन टू द मेंबर्स, इट विल बी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को वो ब्लूमबर्ग क्विंट का मेनका डोशी मैम के साथ जो डिस्कशन था उसका वीडियो मैंने आपको भेजा था। वहां पर भी आपको याद है मेनका मैम ने क्या बोला था, दैट हाउ कैन ऑडिटर्स जस्ट रिजाइन like this, it's a breach of contract. Ultimately the auditors, they enter into a contract with the company and so does with the members of the company. याद आ रहा है? हाँ, तो वो जो मेंबर्स ऑफ द कंपनी है उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है, सो हाउ कैन दे जस्ट लीव इन बिटवीन, इजंट दिस अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? हमने फाउंडेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था और उसमें देखा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ देते हो, अपने पूरे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करते, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फिर क्या लगता है, पेनल्टी वगैरह लगता है, यस और नो। सो यहाँ पर ऑडिटर्स को अपॉइंट किया है मेंबर्स ने, तो टेक्निकली इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑडिटर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सो इफ ऑडिटर्स दे रिजाइन जस्ट रैंडमली, इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली लीगली वो नहीं, वो लॉजिकली यहाँ पे वो पूरा आंसर कर रही थी, हालांकि ये लॉजिकल जस्टिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है that this is going to be a breach of contract, so they cannot be absolved with the responsibilities just like that. But ultimately अगर आप देखो तो ये ऑडिट रिपोर्ट क्यों होगा addressed to the members of the company, it is because the section 144, ये 143 आपको यहाँ पर बताता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट होगा this will be addressed to the members of the company. Guys, is this clear? Is this clear? ये वाला राइट, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं प्रोविजंस को। डन, ओके। फिर देखिए द ऑडिटर्स, ये आपको आ रहा है, द ऑडिटर शैल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन अकाउंट एग्जामिन्ड बाय हिम ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। ध्यान रखना, विच इज लेड बिफोर द जनरल मीटिंग। आपने लिमिटेड रिव्यू पढ़ा है? हैव यू रेड अबाउट द लिमिटेड रिव्यू बाय ऑडिटर? क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यू, ओके। आप लिमिटेड रिव्यू के बारे में भी पढ़ोगे, उसका रिपोर्ट डायरेक्टर्स को जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो रिपोर्ट है वो मेंबर्स को, इट इज नॉट लेड डाउन बिफोर द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग, ओके, इट इज ओनली गिवन टू द डायरेक्टर्स, तो यहाँ पर वो जाएगा। सो इट विल बी रिपोर्ट, द ऑडिट रिपोर्ट विल बी गिवन टू द, basically it will given to the directors of the company, but this will be addressed to the members of the company, and the report shall, after taking into account the provision of this act, the accounting and the auditing standards and the matters which are required to be included in the audit report under the provisions of this act or any rules made thereunder or any other under subsection 1 and to the best of its information। तो ये देखो, if you remember, auditor जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, तो ऑडिटर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लियरली ये मेंशन करेगा दैट वी एज अ ऑडिटर और आई एज अ ऑडिटर, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गिव एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन whether the financial statements are free from material misstatements or not and whether they exhibit a true and fair view or not। तो इसके लिए वो क्या बोलेगा? To the best of my knowledge and information that I have received, the financial statements give a true and fair view of the state of affairs of the company as at the end of the financial year, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो कैश फ्लो है वो आपको करेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में वहां पर बता रहा है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? राइट, इज दिस क्लियर? ये ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसके क्लियरली मेंशन होगा कि उसके हिसाब से, ठीक है, सारे के सारे उसको इंफॉर्मेशंस बराबर मिल गए कि नहीं मिल गए, ठीक है। और
ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अपने रिपोर्ट में लिखा दैट देयर इज नो फ्रॉड एंड एरर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, देयर इज नो मटेरियल मिस स्टेटमेंट। एंड सपोज करो बाद में जाके कुछ फ्रॉड एंड एरर मिल गया, क्या ऑडिटर को आप रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो? क्या आप ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो? क्वेश्चन इज, स्टेप 1 ऑडिटर वाज अपॉइंटेड, ठीक है। स्टेप 2 ऑडिटर गेव अ ऑडिट रिपोर्ट विच वाज ट्रू एंड फेयर व्यू, उसने लिखा विच मीन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट, देयर इज नो फ्रॉड एंड एरर। स्टेप 3 मैं आपको यहां पे बताता हूं, बाद में फ्रॉड आ गया। स्टेप 4, अब आप यहां पे बताओ ऑडिटर क्या बच सकता है? रौनक बोल रहा है यस, बट ही हैज टू प्रूव ही इज इनोसेंट। बट हाउ विल ही प्रूव ही इज इनोसेंट? Auditor will simply say that my audit process was as per the auditing standards, ठीक है। तो मैंने अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑडिट किया और फिर अगर कुछ झोल निकल के आया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट हाँ, अगर मैंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई नहीं किया तो फिर फंसा, राइट। अगर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को उसने, तो ये आपको आ रहा है समझ में? आप ये देख रहे हो, द रिपोर्ट शैल बी आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ द अकाउंटिंग एंड द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। गाइस, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इफ यू रिमेंबर ताई मा ओ डीपीएस, तो उसमें आप देख रहे हो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहीं पर देखो बड़े स्मार्टली वो आपको यहां पर क्या बोल देता है, दैट my entire audit process is subject to the provisions of auditing standards or the standards of auditing issued by ICAI। आया समझ में? क्लियर? इज दिस क्लियर, ये वाला पॉइंट? राइट, सो दिस इज देयर। तो यहाँ पे ऑडिटर इस चीज का पूरा रिपोर्ट देगा। फिर आप देखें, द ऑडिटर शैल ऑल्सो स्टेट, ऑल्सो स्टेट मतलब ये ऑडिटर के ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दिया गया है। देयर इज अ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैज बीन कास्टेड ऑन द ऑडिटर। और यहां पर क्या बताया हुआ है, क्या उसको सारे के सारे इंफॉर्मेशंस और एक्सप्लेनेशंस मिले या नहीं मिले। इसके अलावा उसके हिसाब से वेदर इन हिज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर किया जा रहा है, क्या वो प्रॉपर है या नहीं। इसके अलावा वेदर द रिपोर्ट ऑन द ब्रांच ऑफिस, अभी हम आगे भी देखेंगे ब्रांच ऑफिस। तो ब्रांच ऑफिस का ऑडिट कैसे हो सकता है? ब्रांच ऑफिस का ऑडिटर, या तो आप एक काम करो, जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वही यहाँ पे ब्रांच ऑडिटर बन जाए, या फिर किसी और पर्सन को आप अपॉइंट कर दो जो कंपनी का ऑडिटर बनने लायक है, वो उसका ऑडिट कर ले। तो वो यहाँ पर बताएगा कि क्या उसको ब्रांच ऑफिस के बारे में वो रिपोर्ट करेगा कि क्या उसके अकाउंट्स बराबर है या नहीं है, वो चाहे उसने खुद ने किया हो या किसी और पर्सन ने उसका ऑडिट किया हो। इसके अलावा ये देखो, ये पॉइंट वापस से रिपीटेड हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ रिपीटेड पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज रिपीटेड। वेदर द कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, ठीक है, क्या ये अग्री करते हैं इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न्स के हिसाब से। ऐसा नहीं हो एनुअल रिटर्न में आप इनकम दिखा रहे हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपीस का, जबकि आपके पीएनएल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट दिख रहा है 15 लाख, तो ये गड़बड़ हो गया। इसके अलावा क्या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, इसको कंप्लाई करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया गया है या नहीं। हालांकि आप देखो सबसेक्शन 3 के ऊपर आपको, मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन अलग से आपको पूछेगा, बट जस्ट आपको अगर पूछा जाए तो बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिख सकते हो। एटलीस्ट लॉ में आपको नहीं पूछेगा, ऑडिट में शायद पूछ ले तो अलग बात है। ऑब्जर्वेशंस एंड कमेंट्स, वो यहाँ पर अगर उसको कुछ दिख रहा है कि कहीं पे कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या कोई भी ऐसा मैटर है जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट होगा इन द कंपनी, तो आपको उसके बारे में बताना होगा। जैसे कि ये हुआ था किंगफिशर एयरलाइंस के केस में, ठीक है। आप लोगों ने AS 22 पढ़ लिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, AS 22 हुआ, ओके। तो आप लोग यहाँ पे DTA को समझते हो, तो मुझे बताओ आप DTA कब क्रिएट कर सकते हो? व्हेन यू कैन क्रिएट DTA। डेफर्ड टैक्स एसेट आप कब क्रिएट कर सकते हो? टू क्रिएट डेफर्ड टैक्स एसेट देयर शुड बी, राइट, virtual convincing evidence, certainty convincing evidence, yes or no? Virtual convincing और virtual certainty with convincing evidence कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट के साथ आप अपने DTA को सेट ऑफ करोगे, yes or no?
देयर शुड बी वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा तभी तो आप इस डीटीए को कैंसिल से डीटीए को रिवर्स कैसे करोगे? जब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तभी तो रिवर्स करोगे। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट है नहीं होगा तो आप डीटीए को रिवर्स कैसे कर सकते हो? एक पॉइंट तो ये। दूसरा, आप मुझे एक बात बताओ, डीटीए अगर आपको पता है फ्यूचर में कंपनी को लॉसेस ही होने वाला है, प्रॉफिट होने का कोई आपको स्कोप ही नहीं दिख रहा, तो मुझे बताओ ऐसे सिनेरियो में भी डीटीए को क्रिएट करना सही है या गलत है? सही है या गलत है? इज इट करेक्ट और इज इट इनकरेक्ट? गलत है, करेक्ट। अब आप यहां पे देखो, किंगफिशर एयरलाइंस में क्या हो गया था? किंगफिशर एयरलाइंस को कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ था, उसको कॉन्स्टेंटली लॉसेस हो रहे थे और उन्होंने फिर भी डीटीए को क्रिएट कर दिया था। ठीक है, आप गूगल करना, आपको इसमें मिल जाएगा। आई थिंक दिस वाज इन द ईयर 2011 और आई थिंक दिस वाज 2012, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 2011 था ये। ठीक है, तो किंगफिशर एयरलाइंस में कॉन्स्टेंटली लॉसेस हो रहे थे। ठीक है, और उन्होंने डेफर टैक्स एसेट को क्रिएट कर दिया था। जब डेफर टैक्स एसेट को क्रिएट किया तो यहां पर झगड़ा हो गया था बिटवीन द मैनेजमेंट वर्सेस द ऑडिटर। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऑडिट मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं, हम डीटीए क्रिएट करने के लिए सही है क्योंकि कंपनी में ठीक है लॉसेस वगैरह होता, अभी तक हमें लॉसेस नहीं हुआ, तो क्या हुआ, हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि ऑडिटर ये बोल रहा था आपकी हालत ऐसी है कि कब्र में पांव लटका हुआ है। ठीक है, कब्र में आपका पांव लटका हुआ है, कंपनी किसी भी वक्त बंद हो सकता है, आपके सप्लायर्स हड़ताल कर रहे हैं कि आपको सामान नहीं देंगे, आपके एम्प्लॉयज हड़ताल कर रहे हैं कि हम लोग काम पे नहीं जाएंगे, पायलट्स बोलते हैं हम प्लेन नहीं उड़ाएंगे, कस्टमर्स बोल रहे हैं हमें रिफंड नहीं मिल रहा। ठीक है, हालत बिल्कुल खराब है और आप बोलते हो देयर इज वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस कि आपके पास फ्यूचर होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर क्रिएटिंग डीटीए। ये गलत है, ये आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, यू आर मिस रिप्रेजेंटिंग योर इन्वेस्टर्स। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है। तो यहां पर झगड़ा हो गया। अब ऑडिटर ने यहां पर इस चक्कर में क्या कर दिया, उठा के रिजाइन कर दिया। ऑडिटर रिजाइंड, ऑडिटर बोला मैं क्लीन रिपोर्ट नहीं दूंगा इस केस में। तो यहां पर सेम चीज आ जाता है कि ऑडिटर को ऐसे ऑब्जर्वेशंस देखने पड़ेंगे और ऐसा कुछ उसको ऑब्जर्वेशन अगर मिला है जहां पर उसको कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन मिला या कोई भी और ऐसा मैटर मिला जिससे लग रहा है कि कंपनी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट होगा ऑन द फंक्शनिंग, तो उसको इस चीज में भी रिपोर्ट करना। अब ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बात नहीं हो रहा, अदर मैटर्स के अंदर यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का भी बात हो रहा है। अगर ऑडिटर का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब है तो भी यहाँ पे ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्स, मतलब क्लाइंट का अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब है तो भी ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया फिर भी वो यहाँ पे अपॉइंट किया हुआ है तो ऑडिटर को उसको भी रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पे एनी क्वालिफिकेशन, रेजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स, तो उसको भी यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो, आपने ये ऑडिट में डेफिनेटली पढ़ा होगा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स और इंटरनल कंट्रोल इज अ सब्जेक्टिव मैटर। हर कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल अलग होगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट, आपको यहाँ पर बताना होगा कि हर एक का, सो द internal financial control which you are going to expect in ITC, ठीक है, you are not going to expect the same in a MSME company, करेक्ट। वहां पर आपको एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है और ये एक लार्ज एंटरप्राइज है। सो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में आपको शायद कुछ अलग तरह के इंटरनल कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है, वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो है या नहीं, इसके अलावा वो है तो क्या वो इफेक्टिव है या नहीं, ये सब चीजें आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा अपने ऑडिटर को रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ऑडिटर शैल ऑल्सो स्टेट, तो इनमें पॉइंट ए से लेके पॉइंट नंबर आई तक अगर कुछ गड़बड़ मिला तो वो उसके बारे में रिपोर्ट करेगा, अगर कुछ गड़बड़ नहीं मिला तो वो उसके लिए साइलेंट रहेगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर जो आपको क्लॉज ए से लेके क्लॉज आई तक चीजें मिल रही है, अगर इनमें कुछ गड़बड़ है तो ही वो ऑडिटर इसको रिपोर्ट करेगा, अदरवाइज वो साइलेंट रहेगा। तो अगर ऑडिटर का रिपोर्ट साइलेंट है विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल,
अगर ऑडिटर का रिपोर्ट ये यहाँ पर, तो इन दैट केस हम क्या मानेंगे, यहाँ पर सब कुछ बराबर है, ठीक है। ये तो आपको एक्चुअल में रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, ये इंक्वायर करके आपको एक्चुअल में रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर कि आप यहाँ पर इसको रिपोर्ट कर रहे हो। आया आपको समझ में, ये आया आपको समझ में। इसमें अगर कुछ गड़बड़ होगा तो ऑडिटर उसके बारे में रिपोर्ट करेगा। ओके, फिर देखें, where any of the matter required to be included in the audit report under this section is answered in negative और with a qualification, तो रिपोर्ट उसके लिए रीजन भी देगा। आप सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते हाँ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पुअर है, पुअर है तो फिर आपको रीजन भी देना होगा कि क्यों पुअर है, क्या गड़बड़ है, आपको ऐसा क्यों लगता है। तो इन सब के ऊपर जब भी रहेगा तो आपको रीजनिंग देना होगा कि हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, तो आपको रीजन देना होगा कि यहाँ पर अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं हुए थे, ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, एंड ऑल दोज थिंग्स। फर्दर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है that in case of a government company or any other company, तो घुमा फिरा के गवर्नमेंट कंपनी का ही बात हो रहा है। वहां पर आपको क्या बताया हुआ है, द कॉम्प्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द ऑडिटर अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 139 एंड ऑल्सो डायरेक्ट द ऑडिटर the manner in which the accounts of the company are required to be audited। तो बेसिकली यहाँ पर CAG को एक पावर दे दिया गया है कि आप ऑडिटर को ये भी बता सकते हो कि वो किस तरीके से यहाँ पर पूरा ऑडिट करेगा, और देयर अपॉन द ऑडिटर सो अपॉइंटेड विल सबमिट अ कॉपी ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट टू द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, among other things it will also include the directions which is issued by CAG एंड उसके ऊपर क्या एक्शन यहाँ पे लेना और उसके क्या इंपैक्ट होंगे वो यहाँ पर बताएगा। तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था CAG का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होगा। आई मी एंड माई सेल्फ, सलमान खान की तरह CAG कर सकता है इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर ऑडिटर को यहाँ पे CAG बोलता है कि आपको इन इन चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा, इन इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना होगा, तो फिर आपको यहाँ पर इस चीज़ के बारे में करना ही पड़ेगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? फिर आप देखो यहाँ पर द कॉम्प्ट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शेल विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट राइट विल हैव टू। अब ये किसके बारे में बात हो रहा है, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात हो रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट किसको दे देगा, ऑडिटर इज गोइंग टू गिव रिपोर्ट टू द CAG। अब CAG को जब ये रिपोर्ट मिलेगा उसके बाद में अगर CAG को लगता है, ठीक है, अगर CAG को लगता है कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है तो ऑडिटर वो क्या कर सकता है, देखो CAG के पास यहाँ पे मल्टीपल पावर्स है, वो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करा सकता है। अब सप्लीमेंट्री ऑडिट का क्या मतलब है, किसी और पर्सन को अपॉइंट करेगा और बोलेगा तुम भी इस चीज का ऑडिट करो, लेकिन ये कब करवा सकता है, विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। तो CAG के पास पावर है कि वो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा दे और वहां पर उसको बोले कि आप एक काम करो, ये सारे इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कुछ भी यहाँ पर दिया है उन सबको आप फर्निश करो। इसके अलावा CAG विल ऑल्सो हैव द राइट टू कॉमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट आपके पास मिलेगा, चाहे वो मेन ऑडिटर का हो चाहे ये सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट का हो, उसके ऊपर वो अपने कमेंट्स भी यहाँ पर इशू करेगा, प्रोवाइडेड दैट एनी कमेंट्स गिवन अप बाय द CAG राइट और सप्लीमेंट ऑडिट रिपोर्ट दिस विल बी सेंट बाय द कंपनी टू एवरी पर्सन टू whom द कॉपी। तो बेसिकली ऑडिटर रिपोर्ट तो मेंबर्स को जैसे जाता है वैसे CAG का जो कमेंट्स होगा, CAG का कमेंट्स भी ऑडिटर रिपोर्ट के साथ में सारे के सारे मेंबर्स को वहां पर जाएगा। प्लस दिस विल ऑल्सो बी प्लेस्ड बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, सेम वे जैसे ऑडिटर रिपोर्ट को रखा जाता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आपको ऑडिट रिपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा अगर CAG ने कुछ कमेंट्स और या ऑब्जर्वेशंस इशू किया तो उसका भी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे साथ में करोगे। Then, without prejudice to the provisions of this chapter, the Comptroller and Auditor General of India, in case of a company, right, government company, if he considers necessary by an order, cause a test audit to be conducted on the accounts of the company and the provisions of section 19A of the Comptroller। Basically, एक अलग से टेस्ट ऑडिट करके कॉन्सेप्ट होता है, वो टेस्ट ऑडिट में यहाँ पर करवा सकता है ये चेक करने के लिए कि ऑडिट यहाँ पर बराबर हुआ है या नहीं। देन वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस, तो ब्रांच ऑफिस के ऑडिट का बात हो रहा है, तो ब्रांच ऑफिस का ऑडिट कौन कर सकता है, ब्रांच ऑफिस के ऑडिट के लिए यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है दैट आइदर आप ये देखिए जो ऑडिटर है स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, यहाँ पर मुझे लगता है एक ब्लैंक स्लाइड मुझे डाल देना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्रांच ऑडिट के लिए, तो आप इसको बाद में कनेक्ट कर लेना। सिंपल सा पॉइंट है कि ब्रांच ऑडिट कौन कर सकता है, तो ब्रांच ऑडिट कैन बी डन बाय
द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इटसेल्फ, या फिर इट कैन बी डन बाय सम अदर पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू डू द ऑडिट ऑफ द कंपनी। अब ब्रांच अगर इंडिया में है तो कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएगा, और अगर इंडिया के बाहर है तो जिस कंट्री में वो ब्रांच है और वहां पर जो भी अपॉइंट कर सकता है, बेसिकली जो ऑडिट कर सकता है, वो आ जाएगा। लेट्स से सीपीए, यूएसए के अंदर सीपीए होते हैं, जापान में भी सीपीए होते हैं, यूरोपियन कंट्री सिंगापुर, यहाँ पर सीपीए होते हैं। तो वो सीपीए से आप वहाँ पे ऑडिट करा लो, या फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर को वहाँ पे भेज दो, वो जाके ऑडिट कर लेगा, या फिर इंडिया में किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो कि बेसिकली एलिजिबल है कंपनी का ब्रांच ऑडिटर बनने का, उसको आप ले जाओ और वो यहाँ पर आपके फॉरेन ब्रांच का ऑडिट कर देगा। राइट, सो वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस, द अकाउंट्स ऑफ दैट ऑफिस shall be audited either by the auditor appointed by the company, right, under this act, or by the person, basically some other person. And if the branch office is situated outside India, तो वहां पर उस कंट्री का जो भी पर्सन होगा ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज द ऑडिटर बाय एनी अदर पर्सन एज पर दैट लॉज ऑफ दैट कंट्री, उसको आप यहाँ पर क्या कर दोगे, ऑडिटर बना दोगे। ब्रांच ऑफिस के ऊपर कई बार मैंने देखा है शॉर्ट में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है, हु कैन बी द ब्रांच ऑडिटर, या ब्रांच ऑडिट किस तरीके से होगा। इसके अलावा ये जो ब्रांच ऑडिटर है, सपोज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ब्रांच ऑडिट नहीं किया, कोई और ऑडिटर ने ब्रांच ऑडिट किया, तो ये जो ब्रांच ऑडिटर है वो अपना रिपोर्ट तैयार करेगा और वो इस रिपोर्ट को भेजेगा किसको, अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसको कंसिडर करके, आप ये देखो हमने यहाँ पर चेक किया था, वो अपने मेन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट को इंक्लूड कर लेगा, जिस भी तरीके से उसको लगता है यहाँ पर उसको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, फिर आप देखें एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, तो ये यहाँ पर आपको मैंडेटरी कर दिया कि ये जो जितने भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर आईसीएआई इशू करेगा, और उसके बाद में नाफरा, तो ये आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा आप देखो द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और एनी एडेंडम देयर टू एज रिकमेंडेड बाय आईसीएआई कॉन्स्टिट्यूट अंडर से, बेसिकली ये देखो ये जो मैंने आपको बताया नाफरा के हिसाब से आपका जाएगा। सो प्रोवाइडेड दैट अंटिल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड, तो जब तक नाफरा नहीं आता तब तक जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है आईसीएआई जो इशू करेगा वही आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स यहाँ पर होगा। फिर ये आगे आपको नाफरा के ऊपर पूरा बताया हुआ है कि नाफरा आप यहाँ पर जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको पूरा बताएगा। इससे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था, तो आज की डेट में अगर आप ये देखो तो ये जो प्रोविजन है ये आपके लिए ओटीओस हो चुका है, दिस इज ओटीओस। आई वोंट इवन से कंप्लीटली ओटीओस, बट ठीक है आपके लिए, मतलब एटलीस्ट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। आपको ये देखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो दो तरीके से, नाफरा या फिर नकास। ये देखो नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नकास जो था वो उसका आ जाएगा, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर देखें notwithstanding anything contained in this section, if the auditor of a company in the course of the performance of his duty as the auditor has reasons to believe that a offense with related to the fraud has happened। अब यहाँ पर क्या बात हो रहा है, ऑडिटर को बोला जा रहा है कि आपको अगर कोई भी ऐसा इंस्टेंसेस मिलता है while you do the audit, आपको इस तरह से मिल रहा है कोई भी ऐसा रीजन और instances where you believe that the fraud has happened, then in that case of as may be prescribed, यहाँ पे कमिट हो गया है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इस फ्रॉड को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है, ये अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड आपको कहाँ मिलेगा, ये प्रिस्क्राइब्ड आपको मिलेगा रूल्स के अंदर। ओके, ये आपको अमाउंट कहाँ मिलेगा, रूल्स के अंदर। आई थिंक मैंने रूल्स को यहाँ पे क्रॉप नहीं किया है, रूल्स में आपका ये अमाउंट आ जाता है 1 करोड़ रुपीस। ओके, आई विल जस्ट शो यू द रूल्स, यहाँ पे मैं बेयर एक्ट के साथ आपको रूल्स एक बार बस खाली ओपन करके दिखा देता हूँ, सो दैट इट विल बी easier for you to understand, right? लेटर ऑन आप इसको रेफर कर सकते हो। तो ये ऑडिट एंड ऑडिटर्स का रूल्स है, मैंने सबको एक साथ क्लब कर दिया है यहाँ पे। सो क्लासेस ऑफ कंपनीज, जस्ट अ मिनट, ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर का था, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, डिस्क्वालिफिकेशंस एंड अदर मैटर्स टू बी रिपोर्टेड। तो ये देखो ये अदर मैटर्स टू बी रिपोर्टेड जो है ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। देन इसको हमने अभी तक खैर डिस्कस नहीं किया, ये ब्रांच ऑडिट है एंड फ्रॉड रिपोर्टिंग। तो फ्रॉड रिपोर्टिंग के अंदर जो आपका अमाउंट आता है ये अमाउंट आपको 1 करोड़ रुपीस का मिलेगा। यस, दिस इज दैट अमाउंट। आप ये देखें इंडिविजुअली एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़ रुपीस, ये दिख रहा है आपको,
amount involving 1 crore and above, right? 1 crore and above, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट? तो ये 1 करोड़ एंड अबव का अगर आपको यहाँ पे फ्रॉड मिला तो आप इसको रिपोर्ट करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये रिपोर्ट किस में करोगे? इन फॉर्म ADT4, ये याद रख लेना। ADT1, ADT2, ADT3 और लास्ट में आपके पास यहाँ पर आ गया ADT4। ओके, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन दैट, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑडिटर ऑडिट कमेटी को यहाँ पर इन्फॉर्म करेगा, और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करेगा कि देखो इस कंपनी में यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी वोज ऑडिटर्स हैव रिपोर्टेड द फ्रॉड टू द ऑडिट कमेटी एंड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट इज नॉट रिपोर्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट। तो मतलब 1 करोड़ से कम अमाउंट का अगर फ्रॉड है, ऑडिटर ने वो उसको पकड़ लिया और यहाँ पे ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बता दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको नोटिफाई नहीं किया गया है, तो दिस विल बी अगेन पुट इनटू द बोर्ड रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। ओके, तो यहाँ पर ये फ्रॉड रिपोर्टिंग के ऊपर है। नाउ नो ड्यूटी टू विच एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी में बी सब्जेक्ट टू रिगार्डेड कॉन्ट्रावेंशन। तो बेसिकली ये वाला जो पूरा प्रोविजन है मतलब फ्रॉड रिपोर्टिंग का है, अगर ऑडिटर ने गुड फेथ में किया है तो फिर उसके ऊपर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि आपको फ्रॉड। तो बेसिकली इफ यू रिमेंबर, ऑडिटर इज नॉट देयर टू डिटेक्ट फ्रॉड, ठीक है? फ्रॉड डिटेक्शन आपने ऑडिट के अंदर पक्का पढ़ा होगा, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। तो फ्रॉड रिपोर्टिंग या डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, दिस इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज स्टिल टू गिव अ opinion on the financial statements whether they are free from material misstatements or not। तो fraud reporting का primary responsibility नहीं है, but yes, अगर अब ये जो है ना, ये ग्रे एरिया हो जाता है गुड फेथ वाला कि वेदर इट इज गुड फेथ और इट इज नॉट गुड फेथ, करेक्ट? तो आपने वो जो डिबेट पढ़ा, जो आपने पढ़ा मतलब आपने जो डिबेट सुना था वो ब्लूमबर्ग क्विंट वाला, वहां पर आप देखो बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज के बारे में बात हुआ है कि ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा, शुड ही कंटिन्यू एज द ऑडिटर और शुड ही रिजाइन। इफ ही रिजाइंस तो आप बोलते हो कि यार ये रिजाइन कर गया, ऐसे कैसे रिजाइन कर सकता है, और वो नहीं करे तो फिर आप कल को बोलोगे कि यार उसने गुड फेथ में काम नहीं किया। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है। बाय द वे, ये जो फ्रॉड रिपोर्टिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ऊपर नहीं है, ये म्यूटेटिस म्यूटेंडिस मतलब सैम टू सैम अप्लाई ऑन द कॉस्ट ऑडिटर एज वेल एज द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, जो कि यहाँ पर होगा सेक्रेटेरियल ऑडिटर, तो वहां पर भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? और अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ किया, वो चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, कॉस्ट ऑडिटर हो या सेक्रेटेरियल ऑडिटर हो, तो फिर आप ये देखिए लिस्टेड कंपनी में पेनल्टी कितना है आपके ऊपर? 1 लाख रुपए का, और अदर कंपनी में आपके पास 1 लाख रुपए का, 5 लाख एंड 1 लाख रुपीज का आपके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? सेक्शन 143, क्या ये आपको पूरा क्लियर हुआ? राइट, 143 के ऊपर आपको डेफिनेटली देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट? सो हम यहाँ पे आज के लेक्चर को एंड करते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 143, स्पेशली जो रूल्स का पार्ट है वो मैं यहाँ पे स्लाइड में क्रॉप कर दूंगा, आई एक्सीडेंटली मिस दैट, ठीक है? मैं यहाँ पे क्रॉप कर दूंगा एंड आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों का ऑडिटर्स वाला जो पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर, देन टेक केयर, बाय बाय।